बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 के इनकी सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे बेस करती है। और सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी ग्रुप्स में ग्रुप 2 में जो है सल्फेट्स की और हाइड्रोक्साइड की किस तरह से चेंज हो रही है वो डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसमें इतनी डेप्थ है कि इसका क्या बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स पे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा एच बाई डी और लैटिस एंथैल्पी डेल्टा एच लैटिस। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है कि देखें, जब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का। अब ये किस तरह से होता है कि जो आपका पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन है उसको क्या करता है, वाटर सराउंड करता है। अब जब वाटर सराउंड करता है तो उस आयन और वाटर के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, और जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं तो उसके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का। अब क्योंकि यहाँ पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं किसके बीच में, आपके पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में या नेगेटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पे हमेशा एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो मोर नेगेटिव होगी या वो प्रोसेस उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। अब ये किस पे बेस करता है कि मुख्तलिफ आयन है, मुख्तलिफ साइज के हैं, तो क्या सबकी एक जैसी होगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? नहीं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, चार्ज डेंसिटी पे। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो मोर एक्सोथर्मिक होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू, लार्ज वैल्यू आएगी। और जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी उसके साथ वो कम होती जाएगी। अब चार्ज डेंसिटी किस पे बेस करती है, देखिए, आयंस विद स्मॉल साइज एंड लार्ज चार्ज। ऐसे आयंस जिनका साइज कम है और उन पे चार्ज ज्यादा है, जैसे कि ब्रिलियम 2 पॉजिटिव, स्मॉल साइज का आयन है, +2 चार्ज है। मैग्नीशियम स्मॉल साइज का आयन है, +2 चार्ज है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, स्मॉल साइज का आयन है और +3 चार्ज है। तो इस केस में, इस सूरत में जो है वो आपके पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो मोर एक्सोथर्मिक होगी, मोर नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू। लेकिन इन केस कि अगर आयन का साइज बड़ा हो जाता है तो उस केस में आपके वाटर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में थोड़ी फोर्सेस डेवलप होंगी, तो वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होगी वो स्मॉल वैल्यू होगी या लेस एक्सोथर्मिक होगी। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, इसको कौन सराउंड कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या कैरी कर रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन एटम क्या कैरी कर रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये अरेंज इस तरह से होंगे कि चूंकि सेंटर में पॉजिटिव आयन है तो ऑक्सीजन एटम अंदर की तरफ होंगे और हाइड्रोजन बाहर की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव है तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स हैं वो करीब आएंगे किसके, पॉजिटिव आयन के करीब। अब इन पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और Mg2 पॉजिटिव के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी ये कौन सी होंगी, आयन डाइपोल फोर्सेस। और इन आयन डाइपोल फोर्सेस के डेवलप होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो किस तरह से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगी। जी, तो हमारा सेकंड फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लैटिस एंथैल्पी है क्या। लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि हम किसी आयनिक कंपाउंड को प्रोवाइड करते हैं, क्या करने के लिए, उसके कंपोनेंट आयंस को स्प्लिट करने के लिए। लैटिस एनर्जी क्या है,
is the amount of energy required to break or split 1 mole of ionic compound into its component gaseous ions. जब हम किसी आयनिक कंपाउंड से उसके कंपोनेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ के, ब्रेक करके, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके, तो जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस के लिए, उसको हम नाम देते हैं लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच लैटिस। अब चूंकि यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना है, उनको ओवरकम करना है, जैसे जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी। और चूंकि हमेशा हम ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये प्रोसेस कैसा होगा, हमेशा एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस को, आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, उतनी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी उतनी लैटिस एंथैल्पी कम होगी। ये भी किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी भी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लैटिस एंथैल्पी कम होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि अगर हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है तो इनकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी बनिस्बत किसके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन या मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आयन पे +1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन पे कितना चार्ज हो गया, साइज कम हो गया उसका, और चार्ज क्या हो गया, +1 से +2 हो गया। तो जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके आयंस का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। अगर आयंस का साइज कंपेरेबल है, कंपेटेबल है वो एक दूसरे के साथ, कंपेरेबल साइज के हैं, तो वहां अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो हायर लैटिस एंथैल्पी होगी। लेकिन इन केस एक आयन स्मॉलर साइज का है और एक लार्जर साइज का है, तो उस केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उन आयंस के बीच में वो वीकर होंगी, और आपकी लैटिस एंथैल्पी जो है उस केस में क्या होगी, रिजल्टिंग लोअर लैटिस एंथैल्पी कम होगी। उस केस में एनर्जी उनको स्प्लिट करने के लिए क्या चाहिए होगी, थोड़ी चाहिए होगी। लेकिन अगर कंपेरेबल साइज के होंगे दोनों आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे और एनर्जी ब्रेक करने के लिए उन फोर्सेस को ज्यादा चाहिए होगी। और अगर एक साइज छोटा है और एक बड़ा है तो उनको स्प्लिट करना आसान होगा और एनर्जी कम चाहिए होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये स्मॉलर साइज का मैग्नीशियम आयन है और स्मॉलर साइज के OH आयंस हैं, तो मैग्नीशियम आयंस और OH आयंस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू बेरियम और OH आयंस को तोड़ने के लिए, तो यहाँ कम एनर्जी चाहिए होगी। तो जितनी एनर्जी कम चाहिए होगी उतनी आसानी से क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। अब यहाँ तक हमने दोनों फैक्टर जो हैं वो क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम इसको ये देखते हैं कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो दोनों फैक्टर डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो ओवरऑल एनर्जी चेंज। इट मींस कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों फैक्टर्स का सम होगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। अब एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है, लिहाजा ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे एक असूल बता दिया गया है, एक रूल बता दिया गया है, और वो क्या, कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जिनकी होती है, उन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हायर होती है, या उन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं solubility ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, कि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की solubility कैसी होगी।
या डाउन द ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड्स किस तरह की सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। ग्रुप टू की हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो शुरू वाले ग्रुप टू के स्टार्ट में जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कम सॉल्युबल होंगे और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, अच्छा खासा सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे होता ये है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और लेटिस एनर्जी दोनों कम होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हुए जो एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा तेजी से डिक्रीज करती है, क्योंकि साइजेस कंपेरेबल नहीं रहते, साइजेस बड़े होते जाते हैं तो लैटिस एंथैल्पी कम होती जाती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। अच्छा, लेकिन जो ग्रुप टू के मेटल आयंस हैं टॉप पे, उनकी चूंकि साइज कम होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का साइज भी कम होता है, तो उस सूरत में जो आपकी लैटिस एंथैल्पी है हाइड्रोक्साइड्स की वो क्या होती है, चूंकि ज्यादा होती है, उनको स्प्लिट करना मुश्किल होता है, जिसके रिजल्ट में उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टॉप वाले हाइड्रोक्साइड्स की जो है वो क्या होती है, वो कम। तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू सल्फेट्स। ग्रुप टू के सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, ग्रुप टू के सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में उल्ट होती है, अपोजिट होती है। जैसे जैसे हाइड्रोक्साइड्स में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन ग्रुप टू के सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या करेगी, वो कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, जबकि बेरियम सल्फेट जो है वो कैसा है, वो इनसॉल्युबल है। अब यहाँ पे भी दोनों फैक्टर, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी दोनों डिक्रीज करते हैं, लेकिन पिछले वाले केस में जो था वो एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी जो है वो डोमिनेंट फैक्टर था एज कम्पेयर टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्या है, वो मोर सिग्निफिकेंट है देन लैटिस एंथैल्पी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी, सल्फेट्स की डिक्रीज करती जाएगी। और वैसे भी अब देखें तो डाउन द ग्रुप साइजेस जो है वो मेटल आयन का साइज बड़ा होता जाएगा, कंपेरेबल होते जाएंगे, जिसकी वजह से उनको स्प्लिट करना मुश्किल होता जाएगा। लैटिस एंथैल्पी कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होती, लेकिन उसके मुकाबले में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज बहुत थोड़ी होती है। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि तोड़ने के लिए उन आयंस को ज्यादा एनर्जी चाहिए और रिलीज थोड़ी हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। यही वजह है कि रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो है वो सल्फेट्स की, ग्रुप टू के सल्फेट्स की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप देख भी सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मोल पर 100 ग्राम ऑफ वाटर 1.83 टेंस पर -1 मोल मोल है, जबकि कैल्शियम सल्फेट की 4.66 टेंस पर -1 नहीं है बल्कि -3 है, यानी 10 की पावर और कम हो गई है। फिर देखें स्ट्रोंशियम सल्फेट टेंस पर 11 टेंस पर -5 है, जबकि बेरियम सल्फेट की 9.43 टेंस पर -7 है। तो आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप ये जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। ये आपको डाटा की मदद से भी एक प्रूफ भी आ गया है कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो रही होती है, ग्रुप टू के सल्फेट्स की कम हो रही होती है। तो ये है आज का टॉपिक। इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है, डिस्कस solubility of sulfates and hydroxides of ग्रुप टू। ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप किस तरह से चेंज होती है या ग्रुप टू में किस तरह से चेंज होती है। तो पहले आपने उनके फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपने बारी बारी हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करनी है।